इसी तरीके से जॉब 622, ये ओपनिंग बैलेंस, ये डायरेक्ट मटेरियल, ये जो मटेरियल रिटर्न हुआ था, ये डायरेक्ट लेबर और ये एफओएच अप्लाइड, ये इनकी टोटल कॉस्ट आई जो वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो गई 23,000 और 29,000। तो ये 23,000 और 29,000 की एंट्री हो गई, 23 और 29 की एंट्री हो गई, ये फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बन गई। फिर जब ये बेच दी चीजें तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्रेडिट हो गई, ये बेच दी, ये इधर देखें, ये पॉइंट जे में बेच दी, वर शिप्ड एंड बिल्ड, और 50% ऑफ द कॉस्ट यानी मार्कअप, तो जो उनकी कॉस्ट थी वो कॉस्ट ऑफ सेल बन गई, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट फिनिश गुड्स क्रेडिट, और इसी को 50 बढ़ा के ये 1.5 करके देखिए डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट, और फिर इस डेटर से पैसे मिल गए, ये हमें बात यहां पर बताई हुई है कैश कलेक्शंस इतने, तो ये उनसे पैसे मिल गए और ट्रांजेक्शंस खत्म। लेकिन एक काम हमने मंथ एंड पे करना ही करना है, और वो क्या करना है, अंडर ओवर अप्लाइड निकालना है। तो अप्लाइड हमने यहां निकाला हुआ है, ये अप्लाइड 16,720, और एक्चुअल आप इन सबको गिन लें, जहां जहां एफओएच कंट्रोल डेबिट हुआ है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, प्लस माइनस, फिर ये डेबिट हुआ है, किधर गया, फिर ये डेबिट हुआ है, फिर ये डेबिट हुआ है, इन सबको ऐड कर लें, ये एक्चुअल एफओएच आ जाएंगे, और अप्लाइड ये आ गए 15,300, और अप्लाइड में से माइनस करें तो ये ओवर अप्लाइड निकल आए। ये हो गया टेस्ट नंबर 2। अब आते हैं जी टेस्ट नंबर 3 पे। टेस्ट नंबर 3, टेस्ट नंबर 3 मैंने जस्ट कॉन्सेप्चुअल सवाल बनाए थे, एक था इवेल्युएशन वाला, लेकिन उसके अलावा मैंने बस आपसे क्वांटिटी स्केड्यूल पे ही खेला था बस। पहले क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन यानी क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना है। तो देखिए इसके क्वांटिटी स्केड्यूल में सबसे पहले आ गया ये ओपनिंग बैलेंस 4,000, ये आ गया 4,000, फिर उसके बाद नया इनपुट 15,000, ये 15,000, फिर उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ये 2200, तो ये 2200 माइनस हो गया। अच्छा, मैंने ना लेटली ये करना शुरू कर दिया था सवालों के अंदर कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन देख के फैसला करता था। जैसे इसमें देखिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है इसमें 80%, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 70% कंप्लीट था, यानी ये अब आके इंस्पेक्ट हुआ होगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 60% है, यानी ये इंस्पेक्ट अभी नहीं हुआ होगा। तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स हमने ओपनिंग प्लस इनपुट माइनस क्लोजिंग करके निकालने थे। तो इन्हीं साइंस के साथ क्वांटिटी स्केड्यूल में हमने तो लिखे ही हुए हैं, तो वहीं पर इनका टोटल करें तो ये इंस्पेक्टेड यूनिट्स बन गए। तो जिन सवालों के अंदर इंस्पेक्टेड यूनिट्स ओपनिंग प्लस इनपुट माइनस क्लोजिंग करके निकलते हैं, तो उनमें फिर अलग इंस्पेक्टेड यूनिट्स की वर्किंग करने की बजाय हम क्वांटिटी स्केड्यूल में ही इन तीनों का नेट कर लेते हैं, ताकि इसी जगह पर नॉर्मल लॉस कैलकुलेट हो सके। तो 16,800 पे 5% लगाया नॉर्मल लॉस, ये लिखा हुआ है 5% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स। फिर इसके अलावा ये जो 16,800 है, इसमें और आउटपुट में सिर्फ लॉस का ही फासला है ना, ये 16,800 और ये आउटपुट, इसमें बस सिर्फ लॉस ही रह गया है, और लिखा हुआ है कि जो एक्चुअल लॉस था, एक्चुअल यानी टोटल, ये 5% ऑफ आउटपुट था। तो इनपुट में से लॉस माइनस करना था तो आउटपुट आना था, और वो जो आउटपुट आना था उसका 5%, यानी आउटपुट 100 हो गया। तो आउटपुट 100 है और लॉस अगर 5% है, तो इसका मतलब है कि जो लॉस से पीछे वाले यूनिट्स हैं वो फिर 105 हैं। तो देखिए 105 और 100 इस तरह आउटपुट निकाला है। 16,800 वो यूनिट्स हैं जो इंस्पेक्ट हुए, इनमें से कितने कंप्लीट होके आउटपुट गए, लॉस का ही फर्क रह गया ना, जो बाकी 2200 माइनस करना था वो कर लिया, तो फर्क तो लॉस का रह गया। तो अभी इसमें लॉस बस माइनस होना है और आउटपुट आ जाना है। तो जो आउटपुट है उसका 5% लॉस है, इसका मतलब आउटपुट 100 है, क्योंकि जिसका परसेंट होता है वो 100 होता है। आउटपुट 100, तो फिर लॉस उस 100 का 5%, और किसमें से 5 माइनस हुआ था तो 100 आया था 105 में से, तो 16,800 105 है। ये हमने पहले भी एक सवाल किया था स्मार्ट प्रोसेसिंग लिमिटेड, ये इसी में ये बात समझाई हुई है बड़ी तसल्ली से। तो 16,800 और 16,800 पे ये 100 इंटू 105 लगाया तो आउटपुट आ गया, और ये जो आउटपुट आ गया इसका 5% लिया तो ये एक्चुअल लॉस आ गया 800।
तो नॉर्मल लॉस और एक्चुअल लॉस का जो फर्क है तो ये एबनॉर्मल गेन है। ये हो गया पार्ट ए। और जो उसका पार्ट बी है वो मुझे डिस्कस करने पे टाइम नहीं लगाने की जरूरत है, वो तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस कॉस्टिंग का जो फ्लो में सवाल है वही किया हुआ है कि जिसमें आपको क्वांटिटी स्केड्यूल से ईपी बनाना है, जिसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। एबनॉर्मल गेन की परसेंटेज मैंने आपसे कहा था कि एबनॉर्मल लॉस हो चाहे एबनॉर्मल गेन हो, स्टेज ऑफ कंप्लीशन होती है वही जो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है। और कॉस्ट पर यूनिट निकल आई इसके बाद, और इसके बाद यहां से स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बना दी। अब कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए जो हम न्यूमरेटर लेते हैं, अगर लॉस हो जाए नए मटेरियल, नहीं तो मैंने नहीं कुछ नहीं कहा मैंने, वो अगला टेस्ट बोल दिया। तो कॉस्ट, और ये दी हुई है सवाल के अंदर, ये 540 और 8 लाख, लेकिन ये जो एक्चुअल एफओएच है ये नहीं लेना, हमने अप्लाइड 75% लेना है। तो 8 लाख के अंदर उस 8 लाख का 75% ऐड कर दिया। कॉस्ट पर यूनिट निकल आई। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर जब हमने बीडी बैलेंस लेना है तो उसमें भी ऐसे ही कि आपको बीडी बैलेंस में मटेरियल बताया है, लेबर बताया, एफओएच थोड़ी बताया, तो एफओएच आपको खुद शामिल करना पड़ेगा। ये 90,000 लेबर, और मैंने इंटू 1.75 जो किया है 1 लेबर के लिए और 7.75 साथ इसके एफओएच के लिए। ये स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन आ गई। दूसरे सवाल के अंदर आपसे दोनों प्रोसेसेस के इनपुट और आउटपुट पूछे हुए थे। पहले प्रोसेस 1 की बात करते हैं। प्रोसेस 1 में ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। ये देखिए, ये ओपनिंग और क्लोजिंग लिख लिया, ये ओपनिंग और ये इधर क्लोजिंग। फिर उसके बाद नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों दिए हुए हैं, वो दोनों लिख लिए। और इनपुट जो ये लाल वाला निकाला हुआ है, नॉर्मल लॉस 500 यूनिट्स जो दिए हुए हैं ये है 5%, और इनपुट मतलब इंस्पेक्टेड यूनिट्स का। तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स कितने? ओपनिंग 60% कंप्लीट था और इंस्पेक्शन स्टेज 50% है। इसका मतलब ओपनिंग वाले पहले ही इंस्पेक्ट हो चुके थे। क्लोजिंग 75% कंप्लीट है और इंस्पेक्शन स्टेज 50%। इसका मतलब ये भी इंस्पेक्ट हो गए तो उनको माइनस नहीं करना। तो ओपनिंग ऐड नहीं करना, क्लोजिंग माइनस नहीं करना। इसका मतलब इंस्पेक्टेड यूनिट सिर्फ वही हैं जो इनपुट हैं। तो उन्हीं का 5% ये 500 है। तो अगर ये 505% है तो फिर पूरा कितना होगा? तो देखिए, इस 500 को 5% से ग्रॉस कर लिया और 10,000 इनपुट आ गया। अब आप इसको भरेंगे तो ये 10,800 आ जाएगा, और ये जो 10,800 है वो प्रोसेस 2 का इनपुट है। फिर उसके बाद प्रोसेस 2 में देखें तो आपको 2,000 3,000 ओपनिंग क्लोजिंग बता दिया। अब यहां पर जो इंस्पेक्शन स्टेज है वो 80% है। तो ओपनिंग चूंकि 60% कंप्लीट था तो ये अब आगे इंस्पेक्ट होगा। क्लोजिंग चूंकि 75% कंप्लीट था तो ये इंस्पेक्ट नहीं हुआ, इसलिए माइनस हो जाएगा। तो देखिए, ओपनिंग ट्रांसफर इन, ये इनपुट ट्रांसफर इन ही है, और माइनस क्लोजिंग, ये बन गए इंस्पेक्टेड यूनिट्स, और इनका 5% नॉर्मल लॉस आ गया। और आपको ये 190 यहां खुद दिया हुआ नेगेटिव, तो ये 190 एबनॉर्मल गेन आ गया, और इसको सीधा नीचे खींचेंगे तो ये 9500 बन जाएगा। ये हो गया टेस्ट 3। अब आते हैं जी टेस्ट 4 पे। टेस्ट 4 में ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसे मैंने क्लास में भी कराए थे, बिल्कुल वैसा सा सवाल है। इसमें सब्सिक्वेंट प्रोसेस, और उसमें भी नया मटेरियल एडिशन भी हो रही है, और नया मटेरियल एडिशन होती है व्हेन प्रोसेस इज 50% कंप्लीट, जबकि लॉस होता है रिजेक्शन यानी लॉस व्हेन प्रोसेस इज 30% कंप्लीट। तो ये लॉस बिफोर न्यू मटेरियल वाला सवाल है। क्वांटिटी स्केड्यूल, ये सारा डाटा दिया हुआ है, और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया 3500 दिया हुआ है। ट्रांसफर इन ये 80,000 बताए हुए हैं। 40,000 न्यू मटेरियल, ये 40,000 न्यू मटेरियल बताया हुआ है। नॉर्मल लॉस इस 80 पे लगेगा। क्यों 80 पे लगेगा? क्योंकि नया मटेरियल आने से पहले लॉस हो रहा है। ओपनिंग 40% कंप्लीट था और इंस्पेक्शन स्टेज है 30%, तो ओपनिंग पिछले साल इंस्पेक्ट हो चुका। क्लोजिंग 60% है, मतलब ये इंस्पेक्शन से गुजर चुका, तो इसको लेस नहीं करना। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जो ट्रांसफर इन है सिर्फ उसके ऊपर लॉस लगना है। तो देखिए, ट्रांसफर इन 80,000, तो सिर्फ 80,000 पे लॉस लगा है।
अब ये जो लॉस निकल आया 1600 नॉर्मल और एक्चुअल लॉस बताया हुआ है कि 2000 है, तो इसका मतलब बाकी 400 एबनॉर्मल लॉस है और क्लोजिंग बताया हुआ है, तो यहां से हमारे पास आउटपुट आ गया। अब इस आउटपुट से आगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाई हुई है, बिल्कुल जैसे पहले बनाते थे, FIFO बेसिस है। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए जो P1 कॉलम क्या न्यूमरेटर होता है, उसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला लिखाया था। फार्मूला क्या लिखवाया था? जो ट्रांसफर इन हुआ था माइनस एक्चुअल लॉस, तो ट्रांसफर इन 80,000 माइनस एक्चुअल लॉस 2000 इनटू वो जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर इन यूनिट्स। तो देखिए वर्किंग 1 के अंदर टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड इन यूनिट्स माइनस रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, इसको डिवाइड कर दिया ट्रांसफर इन यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस। ये मैंने फार्मूला लिखवाया था, ये उससे निकल आई पर यूनिट कॉस्ट रिवाइज्ड और उसको फिर इनसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये P1 कॉलम का न्यूमरेटर बन गया। ये मैंने बाकायदा फार्मूला लिखवाया हुआ है, आपको इसकी प्रैक्टिस भी की हुई है। और ये 12 लाख और 1250 आपको गिवन है, ये 12 लाख गिवन है और ये इधर ये 1250 गिवन है। पर यूनिट कॉस्ट निकल आई और आगे फिर स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बन गई। और हाँ, आपको बताया था कि P1 वाले कॉलम में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं आता, फिर अगर लॉस पहले हो तो वो किसी भी कॉलम में P1 में भी नहीं आएगा, न्यू मटेरियल में भी नहीं आएगा, और कन्वर्जन तो अकॉर्डिंगली आएगा। ये मैंने आपको लिखवाई में बकायदा नोट्स। ये हो गया जी क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी मैंने एक रिवर्स वर्किंग का सवाल बनाया हुआ है, तो बिल्कुल रिवर्स का। प्रोसेस 2 और प्रोसेस 1 का डाटा दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ प्रोसेस 1 का इनपुट पूछा है और रिवर्स चलना है, तो मैंने पहले प्रोसेस 2 से शुरू किया। अच्छा, प्रोसेस 2 से भी पहले मैंने फिनिश गुड्स के स्टोर से शुरू किया, क्योंकि आपको प्रोसेस 2 का आउटपुट यानी फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड वो नहीं दिया हुआ, तो आपको फिनिश गुड्स यानी बीटा प्लस उसके ओपनिंग और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग पता है और सेल्स पता है, वर्थ सोल्ड। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स और सेल्स, इनसे पहले प्रोडक्शन निकलेगी। तो देखें, पहले हमने ओपनिंग, क्लोजिंग और सेल्स से प्रोडक्शन निकाली है। इधर प्रोडक्शन, ये जो प्रोडक्शन है ये प्रोसेस 2 का आउटपुट है, तो इस 11,500 को प्रोसेस 2 में आउटपुट लिख लिया। यहां से और वापस चलते हैं। प्रोसेस 2 के अंदर 2500 का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, लॉसेस कोई नहीं थे, तो 2500 लिख के वापस ऊपर चले, ओपनिंग था नहीं, तो ये आ गया ट्रांसफर इन, बैलेंसिंग करके। अब ये जो ट्रांसफर इन है ये प्रोसेस 1 का आउटपुट है, तो उस 14,000 को इधर आउटपुट लिख लिया। लेकिन ये 14,000 प्रोसेस 1 का टोटल आउटपुट नहीं है, 14,000 तो 2 ज्वाइंट प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट है, तो आपने प्रोसेस 1 का आउटपुट तो टोटल आउटपुट लिखना है। तो इनको फिर टोटल तक ले जाने के लिए ये पहली लाइन में रेशियो लिखी हुई है कि 2:1 की रेशियो है, यानी अगर एक बीटा बनता है तो 2 अल्फा बनते हैं, और ये जो बीटा प्लस है ये बीटा से बनता है। तो ये जो 14,000 ट्रांसफर इन निकले हैं ये बीटाज हैं। अगर 14,000 बीटा बने तो 28,000 फिर अल्फा भी तो बने होंगे, यानी टोटल मिला के 42,000 यूनिट्स बने होंगे। ये प्रोसेस 1 का आउटपुट आ गया। अब यहां से फिर उल्टा चले, प्रोसेस 1 का क्लोजिंग पता है, प्रोसेस 1 का ओपनिंग पता है और प्रोसेस 1 का एबनॉर्मल पता है, तो क्लोजिंग, एबनॉर्मल और ओपनिंग ये लिख लिया। और जो नॉर्मल लॉस है वो है 5% ऑफ आउटपुट, तो ठीक है, ये आउटपुट है 42,000, इसका 5% लगाया तो 2100 आ गया, और फिर इस पूरे को बैलेंस किया तो वो इनपुट निकल आया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं टेस्ट नंबर 5 पे। टेस्ट नंबर 5 में बजटिंग में, इसमें एक तो सेल प्राइस पर यूनिट बताई हुई है, लेकिन ये इतना जरूरी मसला नहीं था। आप सेल प्राइस बेशक पर यूनिट बताई हुई है और ये भी कहा है कि 200 रुपए से या 210 हो जाएगा, इवन देन आप इसको टोटल लेके चल सकते हैं। टोटल लेके चलने से मुराद है कि लास्ट ईयर की सेल्स 3680 इनटू प्राइस चेंज इनटू क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस चेंज कितनी है, प्राइस चेंज 5% प्राइस चेंज है, 200 से 210 रुपए हो गया तो 5% प्राइस चेंज है,
तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। और ये हमने एक ऑटम 16 का सवाल किया था जिसमें पिछले साल की सेल्स सारी की सारी क्रेडिट थी और अगले साल में से क्रेडिट कैश दोनों होने थे और जो कैश होनी थी वो 10% कम होनी थी। तो ये आप बिल्कुल वैसे कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आगे फिनिश गुड्स के यूनिट्स आ रहे हैं तो इसलिए ये सवाल यूनिट्स में ही करना पड़ना था, क्योंकि फिनिश गुड्स के यूनिट्स आ रहे हैं। फिनिश गुड्स के यूनिट्स ओपनिंग भी हैं, क्लोजिंग भी हैं, और ओपनिंग क्लोजिंग से डिफरेंट हैं। चूंकि ओपनिंग क्लोजिंग से डिफरेंट हैं, इसका मतलब जितने यूनिट्स हमने सेल करने हैं प्रोडक्शन भी उतना ही करनी है नहीं, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो यूनिट्स प्रोड्यूस के हिसाब से निकलनी है। तो इसलिए सवाल को यूनिट्स में ही करना पड़ना था। हाँ, सेल्स आप टोटल चला सकते थे, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए आपको यूनिट्स पे आना पड़ना था। तो इसके लिए क्या किया, ये वर्किंग वन देखते हैं। पहले मैंने पिछले साल के यूनिट्स 3680 मिलियन और डिवाइडेड बाय 200, 3680 मिलियन डिवाइडेड बाय 200 ये निकला है यूनिट्स, और यूनिट्स ने 20% बढ़ जाना है। वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय 20%, तो सेल्स के यूनिट्स 1840 को मैंने 20% बढ़ा लिया। ये आ गए यूनिट्स और ये सेल्स के यूनिट्स हैं। और जो सेल्स निकाली हैं वो कैसे निकाली, देखें, ये सेल्स के यूनिट्स 2260, ये 2260, इनमें से 70% क्रेडिट, 30% कैश, और जो 70% क्रेडिट हैं वो 210 पे बिकेंगे और जो कैश हैं वो 210 का 90%, क्योंकि 10% हमने डिस्काउंट देना है कैश सेल्स के लिए। ये निकल आई टोटल सेल, ये 4497 यहां पर सेल्स में आ गया। फिर आते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए देखते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी सी मैंने वर्किंग 2 की हुई है। चूंकि मैंने कहा कि यूनिट्स हैं फिनिश गुड्स के, इन्वेंट्री, ओपनिंग और क्लोजिंग फर्क हैं, तो सेल्स के यूनिट्स और प्रोडक्शन के यूनिट्स फर्क हैं। अब जब यूनिट्स फर्क हैं तो जो सेल्स का ग्रोथ रेट है वो प्रोडक्शन पे नहीं लगेगा, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए वही ग्रोथ रेट तब लगता अगर सेल्स और प्रोडक्शन बराबर होती। तो इसलिए आपको इस सवाल में यूनिट्स के जरिए आना पड़ेगा। तो क्या किया कि पिछले साल की पहले यूनिट्स प्रोड्यूस्ड निकाले। देखें पिछले साल की ये इधर कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है, ये 2204, फिर ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स दी हैं, तो पिछले साल की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, क्योंकि पिछले साल की पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो पिछले साल की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर से ही निकलेगी ना। तो पहले पिछले साल की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाली, फिर उस कॉस्ट गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को पिछले साल के जो रेशो दी हुई थी, ये दी हुई थी इधर 2019 की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 6:2 रेशो में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स में बंटनी थी। तो ये मैंने इसको 6:2 की रेशो में बांट लिया और ये 2:2 को मजीद 40-60% तोड़ लिया वेरिएबल और फिक्स्ड के अंदर। तो पिछले साल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ब्रेकअप आ गया। अब इन सब को पिछले साल की प्रोडक्शन से डिवाइड किया तो पिछले साल की पर यूनिट कॉस्ट्स आ गई। ये इन सबको, ये देखें, ये सारे डिवाइडेड बाय पिछले साल की प्रोडक्शन, ये पिछले साल की प्रोडक्शन से डिवाइड किया तो पिछले साल की पर यूनिट कॉस्ट निकल आई। अब 2020 की पर यूनिट कॉस्ट पे आते हैं। ये ऐसा भी सवाल कराया आपको जिसमें पिछली पर यूनिट से अगली पर यूनिट बनाई है। तो पिछले साल 72 रुपए पर यूनिट था मटेरियल, तो मटेरियल 8% महंगा हो गया, ये 1.08 कर लिया। फिर पिछले साल की लेबर 24 रुपए थी, इस लेबर ने एक तो महंगा होना है, ये वाला 8%, इसके अलावा इसमें 4% की कमी आनी है, तो 1.08 और 0.96। फिर जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं उसने 5% महंगा होना है, तो ये इसको 5% महंगा कर दिया। अच्छा, साथ वॉल्यूम चेंज क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि मैं पर यूनिट कैलकुलेशन कर रहा। फिक्स्ड में सीखा हुआ हमने कि जो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालते हैं उनको फिर हम यूनिट्स पे डिवाइड करते हैं बजटेड प्रोडक्शन पे। तो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे निकाले, देखिए 2.1 वर्किंग के अंदर पिछले साल के फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए हुए थे, नहीं दिए नहीं हुए थे, ये भी हमने ऊपर निकाले हैं, ये निकाले थे 266.4। 266.4 में 24 रुपए डेप्रिसिएशन थी, तो बाकी कैश वाले रह गए। इस बाकी को महंगा किया और नई डेप्रिसिएशन जो सवाल में दी हुई है, ये दी हुई है 30, ये 30, इसको इसमें ऐड कर लिया तो ये नई फिक्स कॉस्ट आ गई, ये 284, ये यहां लिख लिया इधर, और ऊपर इसका ये इधर पर यूनिट निकाल लिया, क्योंकि फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री की वर्किंग भी तो करनी है ना, तो ये पर यूनिट कॉस्ट बना दी 125।
फिर 2020 के यूनिट्स प्रोड्यूस निकाले, कैसे निकाले? सेल्स ऊपर निकाल चुका हूं और ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में सवाल में बताया हुआ है। 8 ओपनिंग है और कहा है क्लोजिंग 10% ज्यादा होगा, तो 8 का 880 अगले साल क्लोजिंग हो जाएगा। और ये अगले साल 2020 की प्रोडक्शन यूनिट्स आ गए। अब इन यूनिट्स को पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, और इसमें से ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स एडजस्ट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगे। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स इधर ऊपर इनकम स्टेटमेंट के फेस पे लिख दी। यहां जीपी निकल आया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए वर्किंग 3। अब इस वर्किंग 3 में देखिए, चूंकि वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, तो उस पर मैंने वॉल्यूम चेंज वही सेल्स वाला लगाया हुआ 20%। ये वॉल्यूम चेंज आ गया, और 6% इन्होंने महंगा होना था, ये वाला 6%, ये 6%। और 70% क्या है? इस 8 लाख जो सवाल में दिया हुआ है, ये वाला 8, इसमें से ये लिखा हुआ है कि 70% वेरिएबल है, 30% फिक्स्ड है। तो देखें 70 वेरिएबल पिछले साल के इंटू प्राइस चेंज इंटू वॉल्यूम चेंज, पिछले साल के 30% फिक्स्ड माइनस डेप्रिसिएशन, महंगा किया और डेप्रिसिएशन वापस शामिल कर ली। ये अगले साल के बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स आ गए, और ये पिछले अगले साल की इनकम स्टेटमेंट पूरी हो गई। ये हो गया टेस्ट नंबर 5। यार वो इधर से जरा नीचे होके जाना, तो पीएन जा होगा, सो पानी तो दे दे यार, पानी नहीं दिया। अच्छा जी, टेस्ट नंबर 6। टेस्ट नंबर 6 एक आसान टेस्ट है। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन वाले टेस्ट के अंदर आपको 2020 का ड्यूरिंग द ईयर 2020 के खर्चे बताए हुए हैं, और पहले पैराग्राफ के अंदर ये कहा हुआ है कि 6000 यूनिट्स बेचे हैं और 50,000 रुपए पर यूनिट सेल प्राइस है। फिर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री शुरू में इतनी थी और एंड पे इतनी है, यहां से प्रोडक्शन निकल आएगी, और आपको सारी कॉस्ट्स बता दी हैं। फिर इसके अलावा ये कहा है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो होती है, और जो फिक्स्ड ओएआर है वो नॉर्मल प्रोडक्शन पे डिवाइड करके निकलता है। ठीक है, डिनोमिनेटर नॉर्मल प्रोडक्शन रख लेंगे। 2020 में जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुई, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वो इतने हैं नहीं, बजटेड से इतने ज्यादा हैं, इतने बजटेड से ज्यादा हैं। अच्छा जी, फिर इसके अलावा जो पर यूनिट कॉस्ट इस साल की है वो पिछले साल से इतनी चेंज है। इस तरह का भी सवाल क्लास में किया हुआ है। तो इनकम स्टेटमेंट बनानी थी, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन दोनों की। तो पहले तो देखिए, इसके लिए आपको कहा हुआ है कि हमने पर यूनिट कॉस्ट की वर्किंग करनी है। कहा है किसी को पानी? पर यूनिट कॉस्ट की वर्किंग में आ जाइए। इसमें देखिए, आपको ये जो सारा कुछ न्यूमरेटर में लिखा है मैंने, ये सवाल में दिया हुआ है। देखें इधर सवाल में दिया हुआ है ये 102, 80 और 34, 102, 80 और 34। रही बात फिक्स्ड की, तो फिक्स्ड चूंकि पर यूनिट कॉस्ट में जो फिक्स्ड होता है वो आपको कहा था कि वो ओएआर होता है, तो उसके लिए फिर फिक्स्ड ओवरहेड भी तो बजटेड वाले ही चाहिए ना। तो ये जो आपको एक्चुअल दिए हुए हैं, ये कहा है कि ये बजटेड से 260 ज्यादा थे, ये कहा हुआ है इधर ये। तो अगर मैं इसमें से 260 माइनस कर दूं तो बजटेड आ जाएंगे। तो देखिए, इसमें से 260 माइनस कर दिया, बजटेड आ गए, और बजटेड को हमने पर यूनिट करने के लिए नॉर्मल प्रोडक्शन लेनी थी। तो देखिए बी मैंने नॉर्मल प्रोडक्शन को कहा हुआ 6000, ये फिक्स्ड ओएआर आ गया। बाकी जो है वो एक्चुअल होते हैं। ये सारे खर्चे दिए हुए हैं और उनको डिवाइड किया हुआ है एक्चुअल प्रोडक्शन से, ताकि पर यूनिट निकल आए। तो देखिए एक्चुअल प्रोडक्शन कैसे निकली, ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स और सोल्ड, यहां से एक्चुअल प्रोडक्शन निकल आई 6200। तो 6200 से इनको डिवाइड किया और ये पर यूनिट बन गई। एक बार 2020 का पर यूनिट निकल आया तो वहां से हम फिर 2019 के पर यूनिट तक जा सकते हैं। कैसे? 2020 की फिगर्स फॉर करंट ईयर इज डिफरेंट फ्रॉम लास्ट ईयर, यानी
पिछले साल से बात हो रही है, पिछले साल से कंपेयर करके बात हो रही है। 10% हायर, किसका 10%? पिछले साल का 10%, क्योंकि जिससे कंपैरिजन हो रहा होता है वो 100 होता है। तो इसलिए 1650 फिर 110 था। इसी तरह लेबर 8%, तो जो 1296 है वो 8% ज्यादा है, 108 है। फिर जो वेरिएबल है वो 10% ज्यादा है, तो ये जो 5.5 है ये 1.1 है। तो यहां से हम वापस जाके पिछले साल की फिगर्स तक पहुंच गए। अच्छा, फिक्स्ड को मैंने पर यूनिट ही को चेंज कर दिया। नॉर्मली ऐसे करना नहीं चाहिए। जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं उनकी पर यूनिट पिछले साल की पर यूनिट ही से लिंक नहीं होती। जिस तरह देखें, अभी मैंने जो बजट वाला सवाल डिस्कस किया था उसमें पिछले साल की फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को ही नहीं मैंने महंगा कर दिया था, मैंने इस साल की नई फिक्स कॉस्ट निकाली थी फिर यूनिट से डिवाइड किया था। लेकिन यहां पर चूंकि फिक्स्ड ओएआर है, पिछले साल भी फिक्स्ड ओएआर है, पिछले साल भी उसको डिवाइड 6000 से किया होगा, इस साल भी डिवाइड 6000 से किया होगा, तो फर्क तो सिर्फ न्यूमरेटर की वजह से ही है ना। तो इसलिए मैंने पर यूनिट ही को 6% से वापस कर लिया। वरना आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकलेंगे, ये जो इस साल के बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड हैं टोटल आप उसको 6% वापस ले जाएं और फिर 6000 से डिवाइड कर लें तो भी 4 रुपए ही आएगा। ये पिछले साल की कॉस्ट आ गई, ये इस साल की कॉस्ट है। इसको हम करेंगे इस्तेमाल ओपनिंग फिनिश गुड्स के लिए और इसको इस्तेमाल करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के लिए और क्लोजिंग फिनिश गुड्स के लिए। तो देखें सोल्यूशन में ऐसे ही है। जब एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट बनाई है तो ये एब्जॉर्प्शन वाली कॉस्ट यानी 39 और 36 इसको इस्तेमाल किया है, और जब मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट बनाई है तो 34 और 32 इनको इस्तेमाल किया है, और ये इस तरह से इनकम स्टेटमेंट बन गई है। ये एब्जॉर्प्शन की और ये उसके बाद मार्जिनल की। फिर इसके अलावा जो हम लोग अंडर ओवर अप्लाइड निकालते हैं, ये अंडर ओवर अप्लाइड निकाल लिए। एक्चुअल आपको सवाल में दिए हमें, एक्चुअल आपको सवाल में दिए में 25700, ये 25700, और अप्लाइड कैसे, ये फिक्स्ड ओएआर इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, तो 6200 एक्चुअल प्रोडक्शन है, ये आ गया अप्लाइड और ये निकल आया ओवर अप्लाइड। ये हो गया जी क्वेश्चन टेस्ट नंबर 6 का। और आगे रिकंसिलेशन बनाई हुई है। रिकंसिलेशन के आपको 2 तरीके बताए थे या शायद एक ही बताया था। बहरहाल ये मैंने 2 तरीकों से हैं, दोनों बताए थे। ये मैंने दोनों तरीकों से रिकंसिलेशन बनाई हुई। ये हो गया टेस्ट नंबर 6। हैं? क्यों? 1:45 हुआ है अभी तो। नहीं मैं वजू में होता हूँ। अच्छा जी, अब इसमें वेरिएंस वाला टेस्ट नंबर 7 पे आते हैं। वेरिएंस वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें एक ही कंफ्यूजन है, वो ये कि बैच दिया हुआ है। तो आप जिस तरह होता था ना कि इतने यूनिट्स बनाने के लिए, इतने यूनिट्स बनाने के लिए ये स्टैंडर्ड है, और हमने एक्चुअली इतने यूनिट्स बनाए हैं। तो स्टूडेंट इसमें क्या करेगा कि उस यूनिट्स की जगह बैच रख जाएगा। यानी स्टूडेंट ये कहेगा कि हमने एक बैच बनाने का ये स्टैंडर्ड रखा हुआ है और हमने असल में 120 बैच बनाए हैं। वो इस तरह से कवर कर जाएगा। नहीं, बेचते क्या हैं हम? बैचेस बेचते हैं, हम प्रोडक्ट बेचते हैं, और प्रोडक्ट किलो में है।
कैसे पता किलो में है? आपको ये जो किलोज बताए हुए हैं, इनपुट और आगे इनके फिर जो लॉस हुआ वो बताया, और जो बाकी है यील्ड आउटपुट ये भी किलो में बताया हुआ है। कहीं पर ऐसी कोई बात नहीं की कि प्रोडक्ट के इतने यूनिट्स बनाए हमने, यूनिट्स की तो बात ही नहीं की ना। या तो हो ना कि यूनिट्स कहे हो कि जी हमने 200 यूनिट्स बनाए, तो आप कहें कि हाँ प्रोडक्ट यूनिट में। बैचेस की बात की हुई है। ये जो बैच होता है ना, ये प्रोडक्शन मैनेज करने के लिए होता है। मार्केट में बेचते बैचेस थोड़ी हैं, बैचेस सिर्फ प्रोडक्शन के लिए होते हैं। तो इसमें आपको प्रोडक्ट के यूनिट्स तो नहीं कहा ना, तो इसका मतलब प्रोडक्ट किलो में है। और एक्चुअली हमने प्रोडक्ट के 36-48 किलो बनाए हैं, और स्टैंडर्ड एक बैच का नहीं था, स्टैंडर्ड 32 किलो बनाने का था। तो ये इसमें वाहिद कंफ्यूजन होती है सवाल में कि स्टूडेंट ये देखता है कि प्रोडक्ट 120 बेचे हैं और यूनिट एक का स्टैंडर्ड है। नहीं, ये यूनिट नहीं है, ये बैच है, ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट की चीज है। तो आपको ये नहीं कहा हुआ कि हमने एक्चुअली कितने यूनिट्स बनाए, इसका मतलब फिर प्रोडक्ट किलो में बनता है। तो ये वो वाला पोर्शन आ गया जो मैंने आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया, तो हमें करना था सॉल्व अभी। तो ये जो प्रोडक्ट है ये किलो में है, तो वो जो किलो वाला तरीका सिखाया हुआ है आपको, ये वो वाला तरीका लगना है। तो देखें यहां पर जो स्टैंडर्ड बनाया ये SQ/SM, प्रोडक्ट इतने किलो बने और स्टैंडर्ड इतने किलो का था, तो 32 से डिवाइड और 32 से डिवाइड कि कितने किलो का स्टैंडर्ड था इंटू 36-48 के कितने किलो बनाए। तो इस रेशो के साथ इस 15-12 और 18-8 वाली जो रेशो है ये एक्चुअल बन गई। इसका फॉर्मूला बताया हुआ मैंने, एक्चुअल प्रोडक्शन किलो में और जो स्टैंडर्ड एक बनता है किलो का, और डिवाइडेड बाय जितने यूनिट्स, जितने फिनिश गुड्स का किलो का स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, ये वो फॉर्मूला लगाया हुआ है मैंने। एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है और पहले कॉलम की रेशो में इस 4200 को बांट लिया, ये तीसरा कॉलम आ गया। और एक बार आपने ये तीनों कॉलम निकाल लिए फिर तो ये फार्मूले ही लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने वेरिएंसेस निकालने हैं और रिकंस्ट्रक्शन बनानी है। और आपको मैंने कहा था कि आप स्टैंडर्ड कार्ड जरूर बना लीजिएगा। ये भी कहा था कि बजट को पर यूनिट करें तो वो स्टैंडर्ड होता है। तो बजट की इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, इसको पर यूनिट कर लिया तो वो स्टैंडर्ड कार्ड बन गया। कैसे? सबसे पहले देखिए सेल प्राइस, सेल प्राइस 27 मिलियन रुपए ये सेल्स हैं, और सेल के यूनिट्स बजटेड कितने थे ये नहीं बताए हुए, लेकिन ये पता है कि एक्चुअल यूनिट्स बजटेड यूनिट्स से 3% ज्यादा बिके हैं देन बजटेड यूनिट्स। तो 100 क्या है बजटेड यूनिट्स, और ये जो 1500 यूनिट्स लिखे हुए हैं ये 3% ऑफ बजटेड यूनिट्स हैं। तो जब इसको 3% से ग्रॉस करेंगे तो बजटेड यूनिट्स आ जाएंगे, ये वर्किंग वन। ये पॉइंट दोबारा सुने। कुछ बच्चों को लगता है कि जो 1500 यूनिट्स बताए हुए हैं ये एक्चुअल यूनिट्स 1500 हैं। नहीं, अगर एक्चुअल यूनिट्स 1500 होते तो 1500 ब्रैकेट एक्चुअल यूनिट्स के साथ जुड़ा होता, ये ब्रैकेट 3% के साथ जुड़ा हुआ है। अगर होता ना कि एक्चुअल यूनिट्स 1500 हैं तो फिर ये 1500 यूनिट्स वाला ब्रैकेट इधर एक्चुअल यूनिट्स के साथ जुड़ा होता, फिर ये सोल्ड वर 3% के बाद ना होता। चूंकि ये ब्रैकेट 3% के साथ है, इसका मतलब ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो 1500 यूनिट्स 3% हैं किसका? देन बजटेड। तो बजटेड सेल्स 100 थी, उसका 3% 1500 है। तो 1500 को 3% से ग्रॉस करेंगे तो ये 50,000 बजटेड यूनिट्स आ जाएंगे। और चूंकि कोई ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं है ना, तो इसी सेल्स को मैंने यहां पर ये प्रोडक्शन भी लिखा, वरना आप कहिए तो सेल्स निकाल रहे हैं तो प्रोडक्शन भी यही है, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स तो है ही नहीं। ये निकल आई सेल प्राइस 540 रुपए। फिर मटेरियल पे आते हैं। मटेरियल के बारे में लिखा हुआ है कि एक यूनिट रिक्वायर्स 3 किलो, यानी स्टैंडर्ड हो गया ना फिर ये, तो एक यूनिट के लिए 3 किलो स्टैंडर्ड है। अच्छा, अगर एक यूनिट के लिए 3 किलो स्टैंडर्ड है तो हमने प्रोडक्शन बजट की थी 50,000, तो 50,000 के लिए कितने किलो स्टैंडर्ड हुए? फिर 1.5 लाख। तो अगर 1.5 लाख किलो इतने रुपए के हैं तो फिर 1 किलो कितने का होगा?
तो 7.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.5 लाख। ये 1.5 लाख कैसे है? ये 1.5 लाख यहां निकाला हुआ। अच्छा, मैंने इसमें तीसरा एक कॉलम नहीं बनाया, वो भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत तो मैंने आपको तब कहा था ना, जब या तो हमने फिनिश गुड्स की वैल्यू निकालनी हो या प्रॉफिट निकालना हो। तो प्रॉफिट मैंने अलग से इन फिगर से निकाल लिया, तो इसलिए मैंने अलग से कर लिया। चाहें तो आप इसी में तीसरा कॉलम साथ जोड़ सकते हैं। डायरेक्ट लेबर के बारे में कहा हुआ है कि डायरेक्ट लेबर बजटेड यानी स्टैंडर्ड 150% ऑफ मटीरियल, तो मटीरियल 50 रुपए हो गया, तो इसका 150% यानी 75 रुपए पर आर बजटेड लेबर कॉस्ट पर आर वॉज 150% ऑफ बजटेड रॉ मटीरियल कॉस्ट पर केजी। तो 1 किलो 50 रुपए का और उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 75 रुपए पर आर आ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, यूनिट नहीं कहा हुआ, बजटेड लेबर कॉस्ट पर आर 150% है मटीरियल पर केजी के। तो ये वाला कॉलम है ना, इसी को इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। 50 का 150 किया तो 75 आ गया। अब अगर हमने यूनिट्स 50,000 बनाने सोचे हुए थे, तो जब हमने 50,000 यूनिट्स बनाने सोचे हुए थे बजटेड प्रोडक्शन, तो ये जो लेबर कॉस्ट 9375 है, अब इस 9375 को, ये 9375 है, इसको अगर 75 रुपए से डिवाइड करता हूं तो आर्स आ जाएंगे। ये 75 रुपए से डिवाइड किया और ये आर्स आ गए। अब अगर 50,000 यूनिट्स बनाने के लिए इतने आर्स लगने थे, तो फिर एक यूनिट के लिए कितने आर्स लगने थे? इतने। ये एक यूनिट के लिए इतने आर्स लगने थे। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि पहले 75 लाख, ये 9375 को 50,000 से डिवाइड करते, पर यूनिट लेबर कॉस्ट आ जाती, और ये पता है कि एक आर 75 रुपए का है, तो आप उस पर यूनिट लेबर कॉस्ट को जब 75 रुपए से डिवाइड करते तो आर्स पर यूनिट आ जाते। ये भी कर सकते थे। अच्छा जी, वेरिएबल ओवरहेड के बारे में कहा हुआ है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स नहीं, वेरिएबल ओवरहेड वेरिड इन लाइन विद लेबर, यानी वेरिएबल के साथ लिंक है लेबर के साथ। तो देखें, ये 2.5 ऊपर वाला नीचे लिख लिया, ये पता चल रहा है ना, वेरिएबल ओवरहेड्स वेरिड इन लाइन विद लेबर, मतलब लेबर से कनेक्टेड है। तो यही वाला 2.5 इधर भी आ गया, और जो लेबर आवर्स थे वही इसके लिए भी आवर्स लगे होंगे, यही वाले 125। तो अगर 3 मिलियन रुपए टोटल था, तो 1,25,000 के डिवाइड कर देंगे तो पर आवर आ जाएगा। चूंकि वेरिएबल ओवरहेड लेबर से लिंक्ड है, तो लेबर आवर्स वाले इस्तेमाल करने हैं ना, तो वो 1,25,000 इस्तेमाल कर लिए। ये बन गया स्टैंडर्ड कार्ड। अब इस स्टैंडर्ड कार्ड को इस्तेमाल करके वेरिएंसेस निकालने हैं। सबसे पहले देखें, सेल प्राइस वेरिएंस है, तो एक्चुअल सेल्स दी हुई हैं, ये एक्चुअल सेल्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। अच्छा, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड कहा था कि बजटेड से 1500 ज्यादा है, तो बजटेड 50,000, तो फिर 1500 ज्यादा तो 51,500, तो ये 51,500 आ गए। ये मैंने इधर मकड़ी से पूछ के निकाल दिया। फिर इनटू सेल प्राइस, सेल प्राइस ऊपर हमने ये 540 निकाली हुई है स्टैंडर्ड प्राइस। ये स्टैंडर्ड प्राइस 540 पे मकड़ी गलती से बन गई है, ये ऊपर हम निकाल चुके हुए हैं। वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड चाहिए, वो यही 51,500 है, इनटू स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन। तो या तो ऊपर हमने कॉलम बना लिया होता तो उससे कंट्रीब्यूशन निकल आती, या मैंने क्या किया कि ये 71,25 टोटल बजटेड कंट्रीब्यूशन थी, इसको अगर हम बजटेड प्रोडक्शन से डिवाइड कर दें, बजटेड प्रोडक्शन नहीं सेल्स एक ही है चूंकि, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगी। ये मैंने 50,000 से डिवाइड करके इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला है। ये स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड कार्ड में तीसरा कॉलम बनाएं, 50 × 3, 75 × 2.5, 24 × 2.5, और 540 में से उन सबको माइनस कर दें, तो भी यही 142.5 आ जाएगा, ये वाला। आगे चलते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी। एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी के बारे में लिखा हुआ है कि प्राइस जो सोचा था उससे 6% ज्यादा है, इसका मतलब एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस इंटू 1.06।
देखें स्टैंडर्ड प्राइस इंटू 1.06, ये एक्चुअल प्राइस आ गई, और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ये दी हुई है, इसको एक्चुअल प्राइस से डिवाइड कर लेंगे तो एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड आ जाएगी। ये देखिए, ये मटेरियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल परचेज प्राइस। एक्चुअल परचेज प्राइस स्टैंडर्ड से 6% ज्यादा है, तो 50 रुपए पर किलो स्टैंडर्ड था इंटू 1.06, और यहां से निकला है कितने किलो खरीदे, ये किलो यहां पर आ गए, और स्टैंडर्ड प्राइस पर किलो और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ये दी हुई है। ये मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ये इसके लिए हमें चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और एक यूनिट के लिए 3 किलो लगने चाहिए, देखें 3 किलो, और इतने के लिए फिर इतने लगने चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई। इसके बाद बाकी चीजें जो हैं उनमें सिर्फ एक लेबर आर निकालने, बाकी सब ऊपर इस्तेमाल कर चुके। लेबर आर बताता हूं, सवाल में लिखा हुआ है कि एक्चुअली जो लेबर आर लगे, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स शो दैट लेबर यूटिलाइजेशन पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड वाज 1/8 आवर मोर देन द बजट। इसमें स्टूडेंट से गलती ये होती है कि ये इसको ना कोई 1/8 पोर्शन लगा देगा, यानी जितने लगने चाहिए थे ना, स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगने चाहिए थे, एक यूनिट के लिए स्टैंडर्ड है कि 2.5 घंटे लगने चाहिए, और हमने एक्चुअली जितने यूनिट्स बनाए 51,500 उनको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो 1/8 लिखा हुआ है इसको स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर जाता है कि शायद 1/8, जबकि 1/8 आर का मतलब है एक आर का 8वां हिस्सा, तो एक आर का 8वां हिस्सा कितना होता है, एक आर अगर 60 मिनट है तो उसको 8 से डिवाइड कर दें, ये है एक आर का 8वां हिस्सा, 7.5 मिनट्स हो गए। या अगर ऐसे ना करें तो इसका एक और तरीका ये है कि 1 डिवाइडेड बाय 8 कर दें, ये आ जाएगा 0.125, ये एक यूनिट के लिए इतने घंटे, अब ये आर में कन्वर्ट हो गया ना, 0.125 आर, तो एक यूनिट के लिए अगर 2.5 घंटे लगने चाहिए थे, ये देखें इधर, ये एक यूनिट के लिए 2.5 घंटे लगने चाहिए थे, तो अब 0.125 आर और ज्यादा लग जाएंगे, ये बन जाएगा 2.625, ये 1.8 मैंने लिखा 1.8 हुआ है, असल में आप इसको 1.8 कर लें तो 0.125 आ जाएगा, तो 2.5 प्लस 0.125 ये बन जाएगा 2.625, और इसको प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे, और यही सारे एक्चुअल आवर्स इधर भी इस्तेमाल हो गए और वेरिएबल ओवरहेड्स में भी इस्तेमाल हो गए, और आगे रिकंसिलेशन बन गई। ये हो गया जी वेरिएंस। अब आते हैं टेस्ट नंबर 8 पे। टेस्ट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 तो बड़ा ही सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 1 तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसमें इससे मुश्किल सवाल तो हमने क्लास में किए हुए थे, बिल्कुल सादा सा सवाल था जिसमें मैंने ओवर टाइम और बोनस दोनों मिक्स किए हुए थे। तो एक्चुअल आवर्स दिए हुए हैं और ये भी कहा हुआ है कि एक दिन में 8 घंटे होते हैं, तो यहां से निकलेंगे ओवर टाइम आवर्स, ये आगे ओवर टाइम आवर्स ये, और बोनस की कैलकुलेशन के लिए हमने एक्चुअल आवर्स जो लगे हैं वो लेने होते हैं, चूंकि ये एक बंदे के हैं। ये कैसे पता एक बंदे के हैं भाई, दिन में 9 घंटे पूरी टीम ने मिलकर थोड़ी 9 घंटे काम किया होगा, 11 लोग हैं तो 11 लोगों ने मिलकर टोटल 9 घंटे थोड़ी काम किया होगा, तो ये हर बंदे के लिखे हुए हैं क्योंकि 8 घंटे हर बंदे के हैं, तो इसको आप पूरी टीम को लेके चलेंगे। मैंने आपको सिखाया था कि आपने अपनी कैलकुलेशन टोटल टीम आवर्स पे करनी है, तो 9 इंटू 11, 10 इंटू 11, 11 इंटू 11, तो ये आ गए एक्चुअल आवर्स। और स्टैंडर्ड टाइम, ये स्टैंडर्ड आवर्स जैसे निकालते हैं वैसे ही निकाला हुआ है। एक दिन के अंदर 22 यूनिट्स बनाने हैं टीम ने, और एक दिन में 8 और 11 88 घंटे काम होना है, तो अगर 22 यूनिट्स 88 घंटे में बनने हैं तो ये 22 और 8 यहां पर देखिए इस्तेमाल कर लिए, 22 और 88, ये स्टैंडर्ड आवर्स निकले। तो स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स, इससे टाइम सेव्ड निकला, और इसके ऊपर फिर बोनस दिया जाएगा, ये 52 के ऊपर बोनस आ गया ये। तो क्वेश्चन 1 तो सिंपल सा था। क्वेश्चन 2 मजेदार है। क्वेश्चन नंबर 2 में लर्निंग कर्व है, और लर्निंग कर्व भी लगना है बैचेस पे।
और इसमें मजीद मजे की चीज ये है कि इसमें हमने जो यूनिट्स बनाने थे, बनाने तो बैचेस में थे, लेकिन कस्टमर हमसे 250 के मल्टीपल में नहीं मांग रहा, हमने 250 ही का बैच बनाना है, और अगर ज्यादा बनते हैं ज्यादा सही, स्टोर में रख लेंगे। तो कस्टमर ने जो मांगे हैं वो 250 का मल्टीपल नहीं है, ना पहले और ना जो 2019 में ऑर्डर आया है वो। आपसे पूछा यह है कि जो 2019 में ऑर्डर आया ये वाला 830 वाला, ये 2019 830, इसमें लेबर कॉस्ट कितनी है, ये पूछा होगा। इसके लिए जिस तरह पहले हम करते हैं कि चूंकि लर्निंग स्टॉप कर रही है तो हमें देखना पड़ता है कितने बैचेस बन चुके थे, कितने और बनाने हैं, फिर लर्निंग कहां पर रुक रही है। तो 13 बैचेस पे लर्निंग रुक जानी है। तो 2018 के एंड तक कितने बैचेस बन चुके थे, देखें अगर आप ये 16 से लेके 18 तक, ये आज तक की प्रोडक्शन है, इस सारी प्रोडक्शन को ऐड करें तो ये बनती है ये इधर, ये सारी प्रोडक्शन 2780 यूनिट्स। लेकिन अगर आप 2780 यूनिट्स को 250 पे डिवाइड करते हैं तो 250 पे डिवाइड करके राउंड फिगर नहीं आती, वो राउंड फिगर 11 पॉइंट समथिंग, जो आंसर आएगा वो 11 पॉइंट समथिंग आएगा। हालांकि हमने तो राउंड बैचेस बनाने हैं, क्योंकि हमने पूरे यूनिट्स बना लेने हैं, ना बिके ना बिके, तो हम इसका मतलब है 12 बैचेस बनाएंगे। अब आप 2780 को जब 250 पे डिवाइड करते हैं कितना आता है, 2780 डिवाइड बाई 250, 11 अब 11.12 यानी 11 से कुछ ज्यादा है। इवन कि अगर ये 11.007 भी होता फिर भी हमने 2 यूनिट्स छोड़ थोड़ी देने थे, क्लाइंट को ये थोड़ी कहना था जी हम नहीं बना रहे। तो 11 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब हमने 11 से ऊपर ही प्रोडक्शन की होगी। तो हमने इसका मतलब 12 बैचेस प्रोड्यूस किए होंगे 2018 तक। तो 2018 तक हम फिर 12 बैचेस प्रोड्यूस कर चुके थे। अच्छा, प्रोड्यूस 12 बैचेस का मतलब है 3000 यूनिट्स बनाए थे और इतने बिक चुके थे, तो इतने 2018 के एंड पे स्टॉक में पड़े हुए थे 220। और अब जो क्लाइंट हमसे 830 मांग रहा है, तो हम देखते हैं कि हमें 220 पहले, तो 830 में से 220 तो पहले पड़े हुए हैं, तो हमें फिर 610 और बनाने हैं। अब इस 610 को जब डिवाइड करते हैं 250 से, 610 डिवाइडेड बाई 250, 2.44, अगेन 2 प्लस है तो हमें 3 बैचेस बनाने पड़ेंगे, तो हमें इसके लिए 3 बैचेस बनाने पड़ेंगे। अब इन 3 बैचेस की जो प्रोडक्शन हो रही है, सिर्फ इन 3 बैचेस की कॉस्ट नहीं कहा कैलकुलेट करने को, ये तो वो हैं जो अब हमने बनाने हैं। तो वो जो 220 पिछले पड़े हुए हैं वो भी तो इसी कस्टमर को बेचने हैं ना, तो उन 220 की भी कॉस्ट निकालनी है। अगर होती ना सिर्फ इन 3 बैचेस की कॉस्ट, तो वो मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसमें यही किया होगा कि सिर्फ इन 3, वैसे तो स्टूडेंट्स ने ये नहीं किया होगा, लेकिन अब भी अगर इतना भी समझा दूं तो अब भी स्टूडेंट क्या सोचेगा कि हमने 3 बैचेस अभी बनाने हैं ना, तो इसका मतलब इन 3 बैचेस की कॉस्ट निकालनी है। नहीं, जो 220 स्टॉक में पड़े हुए हैं वो भी तो इसी कस्टमर को ही बेचने, उस पर भी तो लेबर कॉस्ट लगी थी, तो वो भी तो निकालनी पड़ेगी। तो हमें 12वें बैच में जो 220 यूनिट्स बने थे उनकी भी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। 12वें बैच में, एक बैच में 250 यूनिट्स बनते हैं, और अगर स्टॉक में 220 पड़े हुए हैं, इसका मतलब ये वो 12वें बैच में से बचे हुए हैं ना, तो हमें 12वें बैच की भी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, 13वें बैच की भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि लर्निंग 13 पे रुक जाती है। तो इसलिए एक बार हमने 12वें बैच की कॉस्ट निकाली, देखिए x 11 रखा, x 12 रखा, ताकि 12वें बैच का टाइम निकल आए। ये इधर 12वें बैच का टाइम, जब 12वें बैच का टाइम 4680 निकल आया, 12वें बैच का टाइम। जी, और फिर इसी तरह से ये 12वें बैच का टाइम आ गया। अच्छा, इसी तरह से फिर हमने 13वें बैच का टाइम क्यों निकाला है? 13वें बैच का टाइम, क्योंकि 13 के बाद लर्निंग रुक जानी है, तो फिर उसके बाद हमने ये 13 रखा, और 12 और 13 का डिफरेंस, ये 13वें बैच का टाइम आ गया। जो 13वां बैच है उतना ही टाइम 14वें और 15वें बैच में भी लगेगा। तो 13वें बैच के टाइम को 2 से मल्टीप्लाई किया, बल्कि मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि आगे मैंने अलग अलग शो किया हुआ है,
तो वही जो 13वें बैच में टाइम निकला वही मैंने 14वें और 15वें में भी लिख लिया। ये आ गया टाइम। अब रेट के बारे में कहा हुआ है कि जो 2016 में लेबर का रेट था वो था 32,000, और 32,000 डिवाइडेड बाय 80 करेंगे तो पर आवर आ जाएगा। ये 2016 में रेट था, ये 400 2016 में था, उसके बाद 17 में इतना, 18 में इतना, 19 में इतना, तो ये 1.1 होता गया हर साल, लास्ट ईयर इनटू 1.1। तो 17, 18, 19 इनके रेट्स निकल आए। फिर उसके बाद जो 220 यूनिट्स थे वो चूंकि 12वें बैच में से थे, तो मैंने 12वें बैच का टोटल टाइम 41/18, इसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12वें बैच की लेबर कॉस्ट आएगी, और चूंकि 12वें बैच में 250 यूनिट्स बने थे लेकिन हमें सिर्फ 220 की कॉस्ट चाहिए, तो इसलिए इसको 220 डिवाइडेड बाय 250 कर लिया। 12वें बैच के आवर्स 4680, 41/18 बोल दिया था मैंने, 4680 इंटू 12वें बैच में जो लेबर का रेट चल रहा था यानी 2018 में, टोटल 12वें बैच की लेबर कॉस्ट आ गई, इंटू 220 डिवाइडेड बाय 250, 220 यूनिट्स की लेबर कॉस्ट आ गई, वो बनती है ये 19,931। उसके बाद 13वें बैच में भी 250 यूनिट्स बनाए, 14वें में भी 250 यूनिट्स बनाए, और ये उनके घंटे, ये पर आवर रेट, और ये इनकी टोटल कॉस्ट आ गई। और जो 15वां बैच है उसमें टोटल टाइम तो लगा है 46 इंटू 532, लेकिन ये इस 250 यूनिट्स का टोटल लेबर कॉस्ट निकलेगी। हमें इनमें से 110 यूनिट्स चाहिए, तो इसको हमें करना पड़ेगा 110 डिवाइडेड बाय 250, 110 डिवाइडेड बाय 250, ताकि इन 110 यूनिट्स की कॉस्ट निकल आए। तो इसलिए इनको मैंने, अच्छा मैं जो कह रहा हूं, मैं कॉस्ट को पोर्शन करने को रहा हूं, लेकिन कैलकुलेशन में प्रेजेंटेशन सिर्फ आवर्स को बांटा हुआ है। बात एक ही आ जाएगी, बात एंड पे सेम बन जाएगी। मैंने जो प्रेजेंट किया हुआ है वो मैंने आवर्स को यूनिट्स में बांटा हुआ है। जैसे देखें पूरे 250 यूनिट्स का इतना टाइम है, तो फिर 110 का कितना होगा, 110 डिवाइडेड बाय 250। वैसे 110 का भी इतना ही टाइम होना है, क्योंकि वो लोग इकट्ठे बैच बना रहे हैं पूरे, तो एक यूनिट जितने टाइम में बन रहा है उसके साथ ही जो है वो भी इतने टाइम में बन रहा है। ये सिर्फ कैलकुलेशन को तोड़ा हुआ है, आवर्स को पर यूनिट कर लिया। अदरवाइज आप ये काम इन 46-25 टोटल आवर्स इंटू 532 टोटल कॉस्ट। अब ये टोटल कॉस्ट 250 यूनिट्स की है, इसको 250 से डिवाइड करें पर यूनिट कॉस्ट, इंटू 110 करें तो 110 यूनिट्स की कॉस्ट आ जाएगी। तो इसमें आवर्स को तोड़ना लॉजिकल नहीं है, लेकिन बहरहाल चलें, कैलकुलेट किया है, कितना बड़ा मसला नहीं, एंड आंसर तो सही निकला है ना। असल में टोटल कॉस्ट को 110 बाय 250 करना चाहिए था। ये हो गया टेस्ट नंबर 8। अब आते हैं टेस्ट नंबर 9 पे। टेस्ट नंबर 9, हमारा बिजनेस है, हम टी कंपनी है, और हमारा बिजनेस है कि हम अपने कस्टमर्स को टेलीफोन सिस्टम्स, एक्सचेंज वगैरह जो उनकी होती हैं वो इंस्टॉल करके देते हैं, और उसके अलावा उनको मेंटेनेंस की सर्विसेज भी देते हैं। ये हमारा बिजनेस है। अब हमें एक कस्टमर ने अप्रोच किया है, पुश कंपनी, और ये काम तो हमें छोटा बता रहा है, लेकिन हमें लगता है कि ये कल को बड़े काम ला सकता है, तो क्यों ना हम इसको अच्छे थोड़े पैसे चार्ज करें। तो उसके लिए फिर हम सिर्फ रेलिवेंट कॉस्टिंग टेक्निक ले लेते हैं। ये कहां लिखा है रेलिवेंट कॉस्टिंग टेक्निक लेनी है, ये तो नहीं लिखा, नहीं सॉरी, लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट में यूजिंग रेलिवेंट कॉस्टिंग, और आईकैप में इस तरह होता नहीं है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करने के लिए ये लिखा था कि आपने एक्सप्लेन भी करना है कि क्या रीजंस हैं। प्रिपेयर अ कॉस्ट स्टेटमेंट यूजिंग रेलिवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, ताकि बताएं कि कितनी कॉस्ट चार्ज करनी है, एंड एक्सप्लेनिंग व्हाई ईच ऑफ द कॉस्ट हैव बीन इंक्लूडेड। तो आपने इसको एक्सप्लेन भी करना था। आईकैप के क्वेश्चंस में इस तरह से आता नहीं है, लेकिन जिस तरह से पेपर्स में जिद्दत आ रही है
जैसे लास्ट टाइम वाले जो वेरिएंस का सवाल था उसमें उसने रीजंस भी पूछ लिए थे, तो इसमें इस तरह डिस्कशन फिर करवा सकता है आपसे, तो इसलिए इसमें डिस्कशन भी रखी थी। सबसे पहले देखते हैं खर्चा नंबर ए। अब ये जो खर्चा नंबर ए है इसमें एक तीसरा पैराग्राफ बहुत मजे का है। सबसे पहले तो जो पहला पैराग्राफ है, हमने अपना सेल्समैन कस्टमर के पास भेज दिया, हो चुका, और उसको उस बात के 400 रुपए दिए थे। चूंकि ये 400 संक कॉस्ट है इसलिए ये निल रेलिवेंट नहीं है। दूसरा पैराग्राफ, हम ये जो इंस्टॉलेशन का काम करवाएंगे ये हमारे 3 इंजीनियर्स हैं जो ये काम करेंगे, और इन इंजीनियर्स को हमने साल की सैलरी पे रखा हुआ है। सैलरी तो मंथली बताई हुई है लेकिन रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट एनुअली ना, तो मतलब साल के कॉन्ट्रैक्ट पे है। अब इनमें से जो एक बंदा है, वन ऑफ द 3 इंजीनियर्स, उसके पास तो टाइम है, तो उससे हम फ्री टाइम के अंदर काम करा लेंगे, तो उसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? 0। लेकिन जो अदर 2 हैं वो इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट एक्स पे काम कर रहे हैं, और चूंकि वही काम के बंदे हैं तो उनको अगर उठा के यहां ले आए तो कॉन्ट्रैक्ट एक्स को हमें कुछ देर रोकना पड़ेगा। ये तीसरा पैराग्राफ कॉन्ट्रैक्ट एक्स के बारे में बताया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जो 5 रुपए पर आवर कंट्रीब्यूशन कमाते हैं, अब यहां पर एक फौरन, चूंकि अगर जिसने रट्टा लगाया होगा ना, कॉन्सेप्चुअली ये तीसरा पैराग्राफ बड़ा अच्छा है, वो क्या करेगा, चूंकि मैंने आपको फार्मूले ये बताए हुए हैं, वो जो आपको नोट्स दिए थे, लेकिन साथ ये बार बार कहा था कि नोट्स आपकी गाइडेंस के लिए हैं, हेल्प के लिए हैं, आपने कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, वो जो 4 बातें आपको बताई थी। तो इसमें जिसने रट्टा लगाया होगा वो क्या करेगा, वो देखेगा 5 रुपए पर आवर कंट्रीब्यूशन है, बस कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट अदर जॉब रेलिवेंट होता है। वो रेलिवेंट तब होता है अगर हम वो कंट्रीब्यूशन छोड़ रहे होते हैं। तो जिस टाइम के दौरान वो इंजीनियर्स वहां से इस जॉब पे आ जाएंगे, उस दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट एक्स पे काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन कंट्रीब्यूशन का नुकसान तब होता जब उस दौर में वो यूनिट्स ना बना पाए और ना बेच सके, तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हो जाती है ना। यहां पर वो कोई यूनिट्स बना के नहीं बेच रहे हैं, एक जॉब पे काम कर रहे हैं। हो सकता है कोई मशीन बना के देनी थी, तो मशीन तो वो जो मशीन बना के देनी थी वो तो अब भी बना के देंगे, तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कैसे हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन लॉस्ट तब होता था जब वो यूनिट्स बना बना के बेच रहे होते थे, और जिस दौरान हमने उनको इस जॉब पे लाना होता था उस दौरान फिर वो वाले यूनिट्स नहीं बना पाते थे, नहीं बिक पाते थे, कंट्रीब्यूशन जाया हो जाता था। यहां कंट्रीब्यूशन लॉस ही नहीं हो रहा, क्योंकि जिस कॉन्ट्रैक्ट पे वो काम कर रहे हैं वो यहां से फारिग होके जाके काम कर लेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट में मसला नहीं आएगा। हाँ, चूंकि थोड़ा टाइम यहां लगा देंगे तो इसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना डिले हो जाएगा। इनकार नहीं होगा, जो प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्स में बना के बेचना है वो अब भी बेच लेंगे, कंट्रीब्यूशन अब भी कमा लेंगे, लेकिन चूंकि डिले हो जाएगा तो 500 रुपया पेनल्टी पड़ जाएगी। तो उन इंजीनियर्स को कॉन्ट्रैक्ट एक्स से उठाना और इस जॉब पे लेके आना, इस बिजनेस को क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट करेगा? वो 500 की पेनल्टी। कॉन्ट्रैक्ट एक्स का कंट्रीब्यूशन लॉस्ट नहीं हो रहा, वो पहले भी इन्होंने बना के बेचना था, अब भी काम पूरा कर लेंगे जाके, लेकिन डिले होने की वजह से, इस जॉब की वजह से 500 एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। तो ये 500 है जो रेलिवेंट, ये 5 रुपए रेलिवेंट नहीं। तो अगर आप सिर्फ उन नोट्स का रट्टा लगा के चलेंगे तो फिर ये वाला पॉइंट आपसे नहीं होगा, लेकिन वो जो मैंने 4 आपको सुनहरी असूल बताए थे उनको सोचेंगे तो हो जाएगा। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी आसान था। इसमें जो टेक्निकल एडवाइजर है उसमें क्लियरली बताया हुआ है कि उसके 8 घंटे लगने, और उसके पास चूंकि टाइम नहीं है तो फिर वो ओवर टाइम लगाएगा, और जो उसका रेगुलर रेट 40 रुपए है हम उसका 1.5 गुना देंगे, उसको 1.5 गुना यानी 60 रुपए देंगे। तो 60 रुपए इंटू 8 घंटे, ये 480। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर सी, ये भी आसान ही है, नहीं ये भी आसान है लेकिन ट्रिकी है। हम इस वक्त कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं टी कंपनी की, हम टी कंपनी हैं। पॉइंट नंबर सी में लिखा हुआ है कि एक साइट इंस्पेक्टर चाहिए जो काम को चेक किया करेगा आके, और वो 200 रुपए लिया करेगा, लेकिन वो 200 रुपए हमसे नहीं लेगा, वो पुश कंपनी से लेगा।
अब वो पुश कंपनी का मसला है, हमें थोड़ी वो कॉस्ट पड़ रही है, तो इसलिए इसकी कोई कॉस्ट नहीं आनी, नील। पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी में हमने अपने सिस्टम ट्रेनर से, जो कि ट्रेनिंग करेगा वहां जाकर, चूंकि उसको मंथली सैलरी देते हैं, तो वो तो उसको पहले भी मंथली देते हैं, अब भी देंगे, लेकिन उसने हमसे 125 पर डे मजीद लेना है अगर वो ट्रेनिंग कराएगा, तो ये 125 रेलिवेंट है। और चूंकि उसने बस एक दिन के लिए जाना है, स्पेंड 1 डे, तो इसलिए 125 है। 2 दिन के लिए जाना होता तो 250 हो जाते। पॉइंट नंबर ई, ये भी आसान है। 120 हैंडसेट्स देने हैं, और ये बेशक हमने खरीदे थे और हमारे स्टॉक में भी हैं, लेकिन दी हैंडसेट्स आर दी मोस्ट पॉपुलर मॉडल ऑन द मार्केट एंड फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड बाय टी कंपनी। यानी टी कंपनी का ये रेगुलर यूज का मटेरियल है। तो रेगुलर यूज का मटेरियल चाहे स्टॉक में पड़ा हो चाहे ना पड़ा हो, उसकी अब जो परचेज कॉस्ट होती है वो रेलिवेंट होती है। तो 16 नहीं 18 रेलिवेंट है। तो 18.20 इंटू 120, ये 2184 रेलिवेंट होगा। पॉइंट नंबर एफ, ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, और ये बिल्कुल वैसा सा पॉइंट है जैसा आपको स्प्रिंग 20 में मैंने एक पॉइंट समझाया था। स्प्रिंग 20 में मैंने बड़ी डिटेल से समझाया था, और जो डिटेल से समझा दिया था ग्रुप में फिर वही वाली बात दोबारा भी पूछ रहे थे कुछ बच्चे। मेरे पास अभी बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं बोर्ड पे बना के नहीं सिखा रहा। आप स्प्रिंग 20 वाला पॉइंट, स्प्रिंग 20, उसमें एक मटेरियल C2 था, उसको हम या तो मार्केट से खरीदते या हमारे पास एक एग्जिस्टिंग पुराना पड़ा हुआ था, उसको हम कन्वर्ट करा के C2 की जगह इस्तेमाल कर लेते। ये पॉइंट जो मैंने सिखाया था ना, है C11, ये जो पॉइंट सिखाया था, ये आपको, मेरे पास अभी बोर्ड नहीं है क्योंकि मैं आपको जो ये लेक्चर रिकॉर्ड करा रहा हूँ ये मैं डिफरेंट स्टाइल से करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको सामने PDF की फाइल भी दिखानी थी। तो बोर्ड मेरे पास नहीं है अभी, इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं समझा सकता। तो आप ऐसा करिए कि वो जो मैंने स्प्रिंग 20 क्वेश्चन डिस्कस किया था वो आप उस लेक्चर में जाके सुनिए, और वो जो मैंने C11 डिस्कस किया था, वो मैंने जो पॉइंट समझाया था बिल्कुल वैसा सा पॉइंट है, बिल्कुल वैसा पॉइंट। तो इसमें हमने कस्टमर को स्वाइप 2 देना है, हमें इस जॉब के लिए स्वाइप 2 चाहिए, जो मार्केट से मिलता है 10,800 का। अब या तो हम 10,800 का खरीद लें, या फिर हमारे पास एक स्वाइप 1 पड़ा हुआ है जो हमारे अब काम का नहीं है, और उसको हमने बेच ही देना था। तो वो जो बेच ही देना था, उसको ना बेच के उस पर 5450 और लगा के, तो उसको हम लोग स्वाइप 2 की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें स्वाइप 2 वहां से लेना चाहिए जहां से हमें सस्ता पड़े। मार्केट से खरीदते हैं तो 10,800 का पड़ेगा, लेकिन अगर स्वाइप 1 को कन्वर्ट कर लेते हैं तो स्वाइप 1 3,000 का ना बेच के वो खर्चा और 5450 और लगा के, तो हमें 8450 हमें इसको स्वाइप 2 में कन्वर्ट करने की कॉस्ट पड़ जाएगी। तो 8450 और 10,800, तो 8450 सस्ता है, तो हम लोग 8450 लेंगे। हैं? नहीं, मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी। अच्छा, ये 5450 तो वो है, खरीदना कितने का है? हाँ 4600, सॉरी मैं वो फिगर गलत ले रहा था। तो 4600 है जो मजीद खर्चा करके तो स्वाइप 2 बनाया जा सकता है। तो 46 ये और 3000 ये, जो कि हम ना बेच के लूज कर रहे हैं, तो 7600 के अंदर हमें स्वाइप 2 बना बनाया मिल जाएगा। तो मार्केट से फिर 10,800 का नहीं खरीदना पड़ेगा। तो ये 7600 हमारे लिए रेलिवेंट। और लास्ट पॉइंट, ये जो लास्ट पॉइंट है ये भी बिल्कुल सिंपल सा है कि हमने इतने मीटर खरीदने, और ये हमारे लिए रेगुलर यूज है, तो स्टॉक में पड़ा हो पड़ा रहे, हमने नई वाली कॉस्ट लेनी है। तो 1000 इंटू 1.3, तो ये 1300 आ गया। और ये जो पॉइंट H है ये ऐसे ही लिखा हुआ है कि पूरे हफ्ते में कितने घंटे होते हैं, उतने घंटे। ये होगा जी टेस्ट 9 भी डिस्कस, और टेस्ट है जी, हाँ ये आर्स इसलिए दिए हुए थे ताकि आप वो जो आर्स की कैलकुलेशन में पड़ जाएं मंथली सैलरीज वाले के लिए। तो बस जी ये टेस्ट थे, और जो मिड टर्म था, टर्म टेस्ट और असेसमेंट, वो जिसने पूछना है फिर वो अलग से पूछ ले।
अल्लाह हाफ़िज़।